हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अडॉप्ट करनी पड़ी। तो हमने देखा था बेसिकली कि 1991 में बहुत सारे क्राइसिस आ गए थे कि पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, हमारा जो बीओपी था वो डेफिशिएट होता जा रहा था, ह्यूज बर्डन आ गया था गवर्नमेंट के ऊपर डेट का, ठीक है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, इन्फ्लेशन थी। तो बहुत सारे क्या आ गए थे, क्राइसिस आ गए थे 1991 में, जिसने फोर्स करा इंडिया को एक बहुत बड़े अमाउंट का लोन लेने के लिए, और जिसकी वजह से इंडिया को क्या करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अडॉप्ट करनी पड़ी। सो गाइस, देखते हैं कि क्या हुआ था कि इन क्राइसिस की वजह से कैसे इंडिया को इतना बड़ा अमाउंट का लोन लेना पड़ा था, किससे उन्होंने लिया, देखते हैं एक बार। तो बात करें क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। बात करें कि क्राइसिस आए थे 1991 में, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में देखे थे। उन्होंने वो जो क्राइसिस आए थे उन्होंने इंडिया को फोर्स करा फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए। किससे? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRT, जो कि पॉपुलरली नोन है एज वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत बड़े अमाउंट का क्या लिया, लोन लिया, क्योंकि इतने सारे क्राइसिस आ गए थे। उसको मीट आउट करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट का जो है IBRD, वर्ल्ड बैंक एंड IMF से लोन लिया। कितने अमाउंट का लोन लिया? बेसिकली रिसीव्ड $7 बिलियन एज लोन। $7 बिलियन का हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने IMF एंड वर्ल्ड बैंक से क्या लिया, लोन लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमने इतने बड़े अमाउंट का लोन लिया IBRD से, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि भाई तुम इस लोन को तभी अवेल कर सकते हो जब तुम हमारी इन कंडीशन को फुलफिल करते हो। तो वो कंडीशंस जो उन्होंने रखी थी वो हमें माननी पड़ी थी, इसलिए हमने क्या करा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च कर दिया था। तो बात करें फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। अब IMF एंड वर्ल्ड बैंक था, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि अगर आपको $7 बिलियन का लोन लेना है तो हम आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, मतलब छूट देनी पड़ेगी। कि पब्लिक सेक्टर क्या था, डोमिनेटेड था इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही थी। तो लिबरलाइज करा जाए कि जो लाइसेंसिंग की रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा रखी हैं इनको हटाया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन कर सके इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो उन्होंने कहा कि एक तो भाई आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, ओपन अप करो, कि रेस्ट्रिक्शंस जो लगा रखी हैं कि भाई जब इंपोर्ट करा रहे हैं तो कोटा सेट कर रखा है, हैवी टैरिफ लगा रखा है, ये रेस्ट्रिक्शंस हटाओ ताकि इकोनॉमी क्या हो, ओपन अप हो और हमारी जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। तो उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, के प्राइवेट सेक्टर पर जो लाइसेंस है रिगार्डिंग वगैरह वगैरह, जो एक्सपेंशन करने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं उसको हटाओ, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अपनी एंटरप्राइजेस ओपन अप कर सके, अपना आपको एक्सपैंड कर सके, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सके। देन बात करें रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट सेक्टर कि पब्लिक सेक्टर जो डोमिनेटेड है कि वही रेगुलेट एंड कंट्रोल कर रहा है पूरी इकोनॉमी को, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दे कि कुछ ही फील्ड में क्या हो, गवर्नमेंट हो, अदरवाइज क्या हो, प्राइवेट सेक्टर आ जाए इकोनॉमी में, ठीक है। रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, जो भी कोटा सेट कर रखा था, हैवी टैरिफ लगा रखे थे, उनको हटाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो, ट्रेड हो। देन आता है इंडिया एग्रीड टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत बुरी थी तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उनको मानना पड़ा। और हमने क्या करा, अनाउंस कर दी NEP जुलाई 1991। तो देखते हैं गाइज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में, जिसको इंडिया ने जुलाई 1991 में लॉन्च करा था, अनाउंस करा था। तो न्यू इकोनॉमिक के कुछ मेजर्स थे। सबसे पहले हमारे मेजर आते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब क्या है कि वो मेजर्स लिए जाएंगे जिससे इकोनॉमी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, बैलेंस में आ जाए। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। क्या क्या मेजर्स थे हमारे? करेक्ट द वीकनेस ऑफ BOP बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि हमारा जो BOP था वो डेफिशिएट था, कि हम इंपोर्ट को फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे, जो भी हमने लोन ले रखा था उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे थे। तो हम क्या करेंगे, जो BOP में क्या आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, जो वीकनेस आ रही है उसको करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे? कि जितना ज़्यादा हम क्या रखेंगे, फॉरेक्स रिजर्व रखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रखेंगे अपने पास, उतना ज़्यादा क्या होगा भाई, हमारा BOP इंप्रूव होगा। कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन रिसीट्स ज़्यादा आएंगी, इंपोर्ट कम करेंगे तो
फॉरेन पेमेंट कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन बात करते हैं कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल, कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइस कंसिस्टेंटली राइज होते रहते हैं। तो जब हम प्राइसेस को कंट्रोल में रखें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो कुछ शॉर्ट टर्म हमारे मेजर्स थे जो कि हमने अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है मेजर्स लिए। देन आता है सेकंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। लॉन्ग टर्म हम क्या चाहते थे, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, की इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंप्रूव है, इकोनॉमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। देन बात करते हैं इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि भाई इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी हमें, कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे ट्रेड को लेकर उसको रिमूव करा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करें, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, कि हम जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक इंटरनेशनल मार्केट में भी बेसिकली सेल कर सके। क्योंकि जब कॉम्पिटिशन होता है ना, अच्छा करने की सोचते हैं कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन करें, ठीक है, कम प्राइस हो, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो जितना ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप में, ऑब्वियसली बात है हमारी इंटरनेशनल मार्केट में उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, गुडविल बढ़ेगी। तो हमने सोचा कि भाई इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, जो भी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो मेन जो हमारी पॉलिसीज आती हैं न्यू इकोनॉमी के अंदर, तो 3 हेड में उसको डाला गया है, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिनको हम बहुत ही डिटेल में एक एक करके समझेंगे कि लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम जो दी गई वो किस किस सेक्टर में किस किस तरीके से दी गई, ठीक है। ऐसी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम देखने वाले हैं। इन शॉर्ट हम बात कर लेते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो गाइस, बात करें लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, की पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड था, तो प्राइवेट सेक्टर पे क्या थी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी। अब उस रेस्ट्रिक्शंस को जब हम हटा देंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तो ऑब्वियसली बात है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी है। तो लिबरल करना मतलब फ्रीडम देना किसको, प्राइवेट सेक्टर को, कि ईजिली वो क्या कर सके, मार्केट में एंटर हो सके और अपने आप को एक्सपैंड कर सके। देन आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि पीएसयू बहुत ज़्यादा थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारे इंडिया में, बट वो लॉसेज में जा रहे थे, तो हम क्या करें, उनको सेल कर दे किसको, प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि ओनरशिप जो पब्लिक के पास थी, गवर्नमेंट के पास थी, अब प्राइवेट सेक्टर के पास चल जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, प्रॉफिट मेकिंग जो है उस कंपनी को या उस एंटरप्राइज को बना देगा, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि भाई शेयर्स जो है हमने सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए, तो ओनरशिप किसके पास आ गई, प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई। या फिर हम क्या करें, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है पब्लिक सेक्टर का वो किसको दे दें, प्राइवेट सेक्टर की, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अब कौन चलाएगा, प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। तो ऑब्वियसली बात है इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंटीग्रेट करना है नेशनल इकोनॉमी को किसके साथ, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। तो इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, बेसिकली क्या हो, कोई भी बाउंड्री ना हो, इजीली हम क्या कर सके, इंडिया जो है वो अदर कंट्रीज के साथ इजीली ट्रेड कर सके, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। तो इनके बारे में हम डिटेल में तो पढ़ने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लिबरलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि किस किस तरीके से हमने लिबरल करा, फ्रीडम दी गई अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में, बहुत ही डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं। सो गाइस, आज हमने देखा कि किस तरीके से जो क्राइसिस आए थे 1991 में, उसने हमें फोर्स करा एक बड़े अमाउंट का लोन लेने के लिए IBRD से, बेसिकली वर्ल्ड बैंक एंड IMF से, जो कि $7 बिलियन का अमाउंट था। वो अवेल करने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रखी और उन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने अनाउंस करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।